गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं निधि शर्मा, सहायक आचार्य दर्शन शास्त्र विभाग, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। बुद्धिवादी दार्शनिकों की श्रृंखला में मैंने आप लोगों को बुद्धिवादी दार्शनिक देकार्ते और स्पिनोजा के बारे में अपने पूर्व वीडियो में जानकारी दी थी। आज हम इसी श्रृंखला में बुद्धिवादी दार्शनिक लाइबनिट्ज के बारे में जानेंगे। लाइबनिट्ज बुद्धिवादी परंपरा के प्रमुख दार्शनिक थे। उनकी धर्म, गणित, विज्ञान, विधि शास्त्र, न्यायशास्त्र, राजनीति सब में रुचि थी। मुख्यतः गणित के क्षेत्र में उनको चलन कलन का जो सिद्धांत है उसका आविष्कारक माना जाता है और प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने धर्म के संबंध में अपने जो विचार व्यक्त किए उससे एक बात तो पता चलती है कि वो प्राकृतिक धर्म में विश्वास रखते थे और संप्रदायवादी धर्मों के प्रति उनकी कोई श्रद्धा नहीं थी। बाह्य आडंबर के प्रति उनका कोई वैचारिक उनकी सहमति नहीं थी। वो मुख्यतः मानव धर्म को प्रमुख मानकर चलते थे। और अब बात करें अगर अपन दर्शन के क्षेत्र में, तो दर्शन के क्षेत्र में भी उनका योगदान है, वो बहुत अक्षुण्ण माना जाता है। लाइबनिट्ज लॉक के समकालीन दार्शनिक थे। लॉक जो कि अनुभववादी परंपरा के जनक माने जाते हैं, उनके समकालीन कहे जाते हैं लाइबनिट्ज। लाइबनिट्ज जहाँ बुद्धिवादी थे, लॉक वहीं अनुभववादी थे। लॉक का कहना था कि हमारा जो संपूर्ण ज्ञान है उसका एकमात्र स्रोत है वो अनुभव है, इंद्रियों के द्वारा प्राप्त अनुभव। और लाइबनिट्ज ये कहते हैं कि बुद्धि ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत है और बुद्धि को छोड़कर बुद्धि के पास जो कुछ भी है उसका स्रोत है वो इंद्रियानुभव है। कहने का तात्पर्य है कि लाइबनिट्ज ने कहीं ना कहीं ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि बुद्धि अनुभव से उत्पन्न नहीं होती, वरन अनुभव ही बुद्धि के सहारे उत्पन्न होता है। तो लाइबनिट्ज मुख्य रूप से बुद्धिवाद पर अपना जोर देते हैं, इसीलिए उनको बुद्धिवादी दार्शनिक कहा जाता है। उन्होंने अपने दर्शन में कई जगह लॉक के अनुभववाद और स्पिनोजा के बुद्धिवाद का समन्वय भी किया है। और वो कहीं ना कहीं स्पिनोजा जो कि उस पर पूर्व उन लाइबनिट्ज से पूर्व जो बुद्धिवादी दार्शनिक है जिसके बारे में मैंने आपको चर्चा की है, कर चुकी हूँ अपने पूर्व वीडियो में, उनसे सहमति रखते थे वो। और वो स्पिनोजा की तरह वो भी मानते थे कि बुद्धि में उपस्थित जन्मजात प्रत्ययों के आधार पर ही हम बाह्य जगत के वास्तविक जो ज्ञान है उसको प्राप्त किया जा सकता है। व्यक्तिवादी दार्शनिक के रूप में वो लॉक से अपनी सहमति रखते हैं और वो ये कहते हैं कि स्वतंत्र क्रिया शक्ति ही द्रव्य का प्रधान लक्षण है। मतलब एक द्रव्य में वो स्वतंत्र क्रिया शक्ति की प्रधानता स्वीकार कर लेने के कारण व्यक्तिवादी परंपरा के समर्थक बन गए। एक पर्सनल आइडेंटिटी को उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो लाइबनिट्ज बुद्धिवाद और व्यक्तिवाद दोनों को स्वीकार करते हुए दिखाई देते हैं। मतलब वो लॉक से भी प्रभावित हैं और वो स्पिनोजा से भी प्रभावित हैं। इसलिए उनके दोनों विचारधारा को मानने के कारण उनको बुद्धिवादी व्यक्तिवाद भी कहा जाता है। रैशनलिस्ट इंडिविजुअलिज्म। लाइबनिट्ज के दर्शन में सर्वेश्वरवाद मतलब अद्वैतवाद और अनुभववाद दोनों इनके महत्वपूर्ण जो लक्षण है उसको भी स्वीकार करते हुए दिखाई देते हैं। वो कैसे? लाइबनिट्ज चैतन्य को एकमात्र सत्य मानकर अपने दर्शन में एक प्रकार का अद्वैतवाद स्थापना कर देते हैं। मतलब वो किसी दूसरे तत्व को स्वीकार ही नहीं करते चैतन्य के बराबर। तो वो चैतन्य को ही एकमात्र सत्य स्वीकार करने का वो कहीं ना कहीं अद्वैतवादी माने जाते हैं। और इसी प्रकार उन्होंने अनुभव के तथ्यात्मक सत्यों और बुद्धि के अनिवार्य सत्यों में भेद स्थापित करके दर्शन में अनुभव को भी स्थान प्रदान कर दिया। तो कहीं ना कहीं जो लाइबनिट्ज के विचार है उनको जैसे हम जानेंगे, उनको हम पढ़ेंगे, उनकी हम एनालिसिस करेंगे, तो एक बात उभर कर आती है कि लाइबनिट्ज उस संक्रमण की स्थिति से गुजर रहे थे जहाँ वो पूर्णतया अनुभववाद को नकार नहीं सके और बुद्धिवाद को प्राथमिकता देते नजर आ रहे हैं। लॉक को तर्कशास्त्र का प्रगाढ़ पंडित भी कहा जाता है
उन्होंने कहा कि प्रत्येक सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध दर्शन को तर्क वाक्यों के विश्लेषण पर आधारित होना चाहिए। उनके अनुसार दर्शन का जो संबंध है अनिवार्य तर्क वाक्यों से ही होना चाहिए, और सभी अनिवार्य तर्क वाक्य कैसे होते हैं? विश्लेषणात्मक होते हैं। तो दर्शन का संबंध भी किससे होना चाहिए? विश्लेषणात्मक तर्क वाक्यों से होना चाहिए। तो उन्होंने तर्कशास्त्र में भी काफ़ी प्रोग्रेसिव अपने जो थॉट्स हैं वो दिए हैं। अब हम बात करते हैं द्रव्य विचार की, कि लाइबनिज के द्रव्य के बारे में या मुख्य तत्व के बारे में उसके क्या विचार है उनके। जैसा कि हम पहले देकार्ते और स्पिनोजा को पढ़ के आए हैं। देकार्ते में हमने पढ़ा कि संदेह विधि के आधार पर वो एक अनिवार्य और असंदिग्ध सत्य की तरफ बढ़ते हैं और वो आत्मा की खोज करते हैं, आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। तत्पश्चात वो अन्य तत्वों को भी स्वीकार कर लेते हैं, जगत को, ईश्वर को। उसी क्रम में स्पिनोजा ने भी परम तत्व के रूप में ईश्वर को माना है। तो इसी श्रृंखला में अब हम बात करेंगे लाइबनिज के द्रव्य संबंधी विचार की। परम तत्व क्या है? लाइबनिज से पहले देकार्त और स्पिनोजा ने ये माना था कि द्रव्य वो है जिसमें स्वतंत्र क्रिया शक्ति हो और जो अपने आप से जाना जाए। यद्यपि लाइबनिज ने भी स्वातंत्र्य को द्रव्य का प्रधान लक्षण माना, किंतु लाइबनिज के अनुसार स्वातंत्र्य का तात्पर्य स्वतंत्र अस्तित्व से नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर जीवात्माओं का संकल्प स्वातंत्र्य समाप्त हो जाता है। इस कारण स्वातंत्र्य का अर्थ स्वतंत्र अस्तित्व से न होकर स्वतंत्र क्रिया शक्ति से होना चाहिए। क्रियात्मक शक्ति जिसमें होगी वही वास्तविकता में स्वतंत्र माना जाएगा। तो उन्होंने अपनी द्रव्य की परिभाषा करते हुए उन्होंने कहा कि द्रव्य वो है जिसमें स्वतंत्र रूप से क्रिया करने की शक्ति हो। देकार्त और स्पिनोजा मानते हैं कि द्रव्य वह जो स्वतंत्र और अपने आप जाना जाए, जबकि लाइबनिज कहते हैं कि जिसमें स्वतंत्र क्रिया शक्ति हो। तो उनके अनुसार द्रव्य में शक्ति, सक्रियता, निर्वयता, अवियोज्यता, अविभाज्यता आदि लक्षण पाए जाते हैं। लाइबनिज से वो द्रव्य को भौतिक इकाई मानते हैं, क्योंकि भौतिक इकाई चाहे कितनी छोटी क्यों न हो, वो दैशिक होने के कारण विभाज्य होती है। अतः चैतन्य ही एकमात्र द्रव्य है। इसी चैतन्य द्रव्य को लाइबनिज चिदणु या चिद बिंदु कहते हैं। देकार्ते ने द्रव्य को चैतन्य स्वरूप माना है। अगर वो भौतिक मान लेते तो वो विभाज्य हो जाता, तो वो द्रव्य को अभौतिक इकाई स्वीकार करते हैं। द्रव्य के चिदणु मानने के कारण ही उनके तत्वमीमांसी सिद्धांत को चिदनुवाद या चिदबिंदुवाद की संज्ञा भी दी जाती है। लाइबनिज से पहले देकार्त ने 3 द्रव्यों को, स्पिनोजा ने 1 द्रव्य को स्वीकार किया था। परंतु अगर दोनों ही मतों पर अपन जाएं तो हम ये देखेंगे कि दोनों ही विचारकों के मतों में जड़ और चेतन का जो द्वैत है वो बना रहता है, और उसी कारण उनके संबंध की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। इस समस्या से निकलने के लिए और तत्व में संकल्प स्वातंत्र्य की स्थापना करने के लिए कि हर एक इकाई, हर एक तत्व अपने आप की संकल्प में स्वतंत्र हो, कुछ भी करने की क्षमता रखता हो, इसकी स्थापना के लिए लाइबनिज ने द्रव्य को असंख्य मान लिया कि बहुत सारे द्रव्य हैं और सभी चेतन हैं, कोई भी भौतिक या जड़ नहीं है, क्योंकि भौतिक और जड़ होते ही वो विभाज्य हो जाएगा और उसकी जो अविभाज्यता है वो समाप्त हो जाएगी। इसलिए द्रव्य क्या है? चेतन इकाई है, जिसमें जड़ और चेतन का द्वैत ही समाप्त कर दिया लाइबनिज ने। क्योंकि लाइबनिज के तो कहते हैं कि संसार में जड़ पदार्थ का कोई अस्तित्व ही नहीं है। जिसे वास्तव में हम जड़ पदार्थ कहते हैं वो भी चैतन्य रूप ही है, और उनमें भी चेतना का निम्नतर स्तर पाया जाता है। मतलब जड़ से जड़ चीज जो जिसे हम जड़ बोलते हैं, लाइबनिज के अनुसार उसमें निम्नतर स्तर पर चेतना विद्यमान रहती है, और यही चेतना का स्तर
जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे हम पिरामिडीय क्रम में, तो वैसे वैसे चेतना का स्तर बढ़ता जाएगा। तो लाइबनिज चेतन और आध्यात्मिक इकाई मतलब चिदणुओं, उसके द्वारा ही समस्त संसार की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। लाइबनिज के चिदणुवाद एक जो नया सिद्धांत निकल कर आया, इसमें उन्होंने गणित और विज्ञान का एक ऐसा मेल किया है और इन दोनों की विशेषताओं को चिदणु में प्रतिस्थापित कर दिया उन्होंने। कैसे? चिदणुओं में गणित के बिंदु और विज्ञान के परमाणुओं की विशेषताओं का समन्वय करने का प्रयास किया है। जैसे गणित के बिंदु हैं वो सरल, अविभाज्य और निर्वयव होते हैं, किंतु तात्विक नहीं होते। और विज्ञान के परमाणु तात्विक तो होते हैं, लेकिन वो सरल, अविभाज्य और निर्वयव नहीं होते। तो लाइबनिज ने अपने चिद बिंदु में इन दोनों ही विशेषताओं को स्वीकार कर लिया। विज्ञान के परमाणुओं की तरह तो तात्विक सत्ता मान लिया और गणित के बिंदुओं की तरह सरल, निर्वयव, अविभाज्य मान लिया। इस प्रकार लाइबनिज ने चिद बिंदुवाद में गणित और विज्ञान की विशेषताओं को लेकर और अपना एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे मोनोडोलॉजी या चिद बिंदुवाद भी कहा जाता है। इसके अनुसार परम तत्व है, वो आध्यात्मिक इकाई है, वो चेतन स्वरूप है और वो है चिद बिंदु। और ये जो समस्त संसार है, इसमें संपूर्ण सृष्टि में चिद बिंदु ही विद्यमान है। इस चिद बिंदुओं का से मिलकर ये सृष्टि का निर्माण हुआ है और ये सारी सृष्टि इन चिद बिंदुओं का व्यवस्थित तंत्र है और ये ही सत्ता के घटक या मूल तत्व है। अब मेरे अगले वीडियो में मैं आप लोगों को चिद बिंदु की विशेषताओं के बारे में बतलाऊंगी कि लाइबनिज के अनुसार चिद बिंदुओं में क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। थैंक यू।